नमस्कार मित्रों, जीएस सिंपलर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बिहार ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे और बिहार ज्योग्राफी को हमने दो हिस्सों में बांटा था, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो कल हम ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस किए थे। आज हम कल हम फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस किए थे। आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखिए, हम पहले ही कल कह चुके हैं ये बात कि जो भारत का भूगोल पढ़ते हैं हम लोग, भारत के भूगोल को भी इसी प्रकार से देखते हैं, पहले जो फिजिकल ज्योग्राफी और उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर आप लोगों को मालूम हो तो ये अच्छी बात है, और ना हो तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मैं अभी बताने वाला हूँ क्या है फिजिकल ज्योग्राफी और क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बाद ही हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्या है ना कि जब हम किसी के बारे में अच्छे से समझ जाते हैं तो उनकी चीज़ों को पढ़ना और भी आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। देखिए, जब हम अपने चारों तरफ अपनी खुली आंखों से देखते हैं तो केवल हमें दो ही चीज़ देखने को मिलती है। क्या? एक तो प्रकृति, और इस प्रकृति में क्या चीज़? पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़ पर्वत, नदी नाले, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलता है? इंसान यानी हम। तो जब हम प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे फिजिकल ज्योग्राफी बोला जाता है। जैसे हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे फिजिकल ज्योग्राफी बोलेंगे। हम पहाड़ पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा। हम समुद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा। ठीक है। हम जीव जंतु के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सब किस में आ जाएगा? फिजिकल ज्योग्राफी में। तो फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आएगा? देखिए, ये जितनी ही चीज़ें हैं प्रकृति में, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे वो पहाड़ पर्वत पठार हो, चाहे समुद्र हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधा हो, इसका संबंध हम लोगों से किस प्रकार से है, यानी हम इंसान से किस प्रकार से है, इसी संबंध को जिस शाखा में पढ़ते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको ह्यूमन ज्योग्राफी बोला जाता है। यानी कि हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध इस प्रकृति से किस प्रकार है, इस प्रकृति के चीज़ों से, इस प्रकृति के कंपोनेंट से, इस प्रकृति के अवयव से किस प्रकार से बंधा हुआ है, इसी रिलेशनशिप को जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं हम, इसे क्या बोला जाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी बोला जाता है। ठीक है। तो आज हम लोग एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहाड़ से हम लोगों का किस प्रकार से रिश्ता है? पहाड़ में कई खनिज दबे हुए होते हैं, मिनरल्स दबे हुए होते हैं, कोयला होता है, बहुत प्रकार के मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया। अगर समुद्र से हमारा क्या रिलेशन है? तो समुद्र में कई ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि हम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने जीवन यापन के लिए जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो मछली पर निर्भर होते हैं। ठीक है। तो मछली कहाँ से मिलेगा, यानी फिश कहाँ से मिलेगा उसको? तो उसको वो फिश मिलेगा समुद्र से। तो हम समुद्र से इस कारण से जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों का डिस्कशन हम किस में करते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग सिलेबस पर आते हैं, क्योंकि बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। और हम, यदि आप चाहते हैं इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, पूरा डिटेल ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो ही मैं इस पर कोई वीडियो बना पाऊँगा, नहीं तो मेरा मेहनत जाया हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी का हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करें। ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन
यानी कि जनसंख्या। हो सकता है हिंदी में लिखते वक्त गलती हो जाए, क्योंकि मैंने सारी ये चीज़ें इंग्लिश में पढ़ रखा हूँ, तो थोड़ा परेशानी होता है मुझे हिंदी में लिखने में। यदि कहीं कोई स्पेलिंग गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। तो फिर आप बस भावनाओं को समझिए और पढ़ाई करिए मस्ती से। चलिए देखिए क्या है ये, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है। पॉपुलेशन किस में आता है? ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब बात आती है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन में हमें क्या चीज़ पढ़ना होता है। अगर मैं एक शब्द में इसके बारे में बात बताऊँ ना, तो सीधा 2011 का जो सेंसस है, 2011 का जो सेंसस है, जनगणना है, अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये पॉपुलेशन वाला सेक्शन किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए क्लियर हो जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम का हो। देखिए बिहार का कोई एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, ठीक है, इन दोनों एग्जाम में तो पॉपुलेशन से यानी कि 2011 के सेंसस से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और बिहार के आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो बीएसएससी हो, और भी जितने भी एग्जाम बिहार के आने वाले हैं, जैसे दरोगा हो, इन सब में 2011 सेंसस से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कुछ टॉपिक लिखते हैं जिससे आज तक बीपीएससी क्वेश्चन पूछी है। और देखिए राज्य में जैसे कि पूरा भारत लेवल पर बात करें तो जितना भी पीसीएस है वो किसको फॉलो करता है? वो आईएएस एग्जाम को फॉलो करता है, ठीक है। उसमें जो भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो पीसीएस वाले भी लेकर आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे बिहार में सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा होता है? बीपीएससी का। तो बीपीएससी को सब फॉलो करते हैं। हाँ, सिलेबस में पूछने के तरीके में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, लेकिन लगभग सबका सिलेबस वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं ये कह रहा हूँ कि बीपीएससी का मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन जनसंख्या में नहीं पूछा, ये दरोगा में नहीं पूछा जा सकता है, बीएसएससी में नहीं पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन उल्टा कर देखिए, सबका क्वेश्चन इधर उधर आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल बीपीएससी का एग्जाम अगस्त में, लास्ट अगस्त में होने वाला है। तो अभी तक पॉपुलेशन से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पर, क्वेश्चन नहीं वो सब टॉपिक हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए पॉपुलेशन में देखिए कौन कौन सा टॉपिक अभी तक पूछा गया है। देखिए सबसे पहला टॉपिक है, इसमें पूछा गया है कि टोटल पॉपुलेशन कितना है। टोटल पॉपुलेशन कितना है भारत का। उसके बाद पूछा गया है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ पूछा गया है, ठीक है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा है। और ये जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा है ये पूछा है। टोटल पॉपुलेशन 2011 में कितना हुआ है इसके बारे में पूछा गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बिहार में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये टोटल पॉपुलेशन किसका? बिहार का। बिहार का टोटल पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ बिहार में क्या देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, यानी कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है मिनिमम, यानी कि सबसे कम कौन सा है, मिनिमम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। तो ये आप लोग 4 टॉपिक पहले लिखिए, 1 2 3 और 4। क्या क्या? सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन, बिहार का टोटल पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। बिहार के पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है 2001 से 2011 के बीच क्या ग्रोथ रहा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहाँ पर, मिनिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कौन सा है, ठीक है। तो ये आप लोग 4 टॉपिक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें पूछा जाता है कि सेक्स रेशियो क्या है, बिहार का सेक्स रेशियो क्या है, बिहार का सेक्स रेशियो क्या है। अब इसमें पूछा जाता है, एक तो एब्सोल्यूट टर्म में पूछ लिया जाता है कि बिहार का सेक्स रेशियो कितना है अभी। दूसरा बात ये पूछा जाता है कि हमारा बिहार सेक्स रेशियो के टर्म्स में कौन से रैंक पर है। हालांकि रैंक ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जाता है कि बिहार का सेक्स रेशियो क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सेक्स रेशियो सबसे कम है। तो यहाँ पर आप एक बात को समझिए, देखिए एक होता है टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है टाइम के अनुसार किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है सेक्स रेशियो का। जैसे 2001 में कुछ और होगा सेक्स रेशियो और 2011 में कुछ और होगा सेक्स रेशियो, तो इसको बोलते हैं टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्स रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम के अनुसार किस प्रकार से सेक्स रेशियो में चेंजेस आए हैं, तो इसको टेम्पोरल होता है बोला जाता है। एक होता है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एरिया वाइज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसका, सेक्स रेशियो का। ठीक है, जैसे कि 2001 में कोई और जिला होगा, ठीक है, जहाँ पर कि सेक्स रेशियो ज़्यादा होगा, कोई और जिला होगा जहाँ पर कि सेक्स रेशियो सबसे कम होगा, लेकिन 2011 में वो बदल गया। तो इसको कहते हैं एरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि सेक्स रेशियो क्या है। तो यहाँ पर आपको टेम्पोरल और प्लस एरियल यानी कि क्षेत्र के आधार पर और समय के आधार पर, इन दोनों आधार पर आपको सेक्स रेशियो जानना है। तो अब इतना टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हों जिसे इन चीज़ों से दिक्कत हो। तो मैं इसे हिंदी में या इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि सेक्स रेशियो जो है ये एक्चुअल क्या है, एक्चुअल सेक्स रेशियो क्या है बिहार का। ठीक है, और इसके साथ कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मैक्सिमम जहां पर सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है और जहां पर सबसे कम सेक्स रेशियो, मिनिमम। ठीक है, तो आप इन दोनों चीजों को अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसमें तीन बातें, एक्चुअल सेक्स रेशियो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे कम सेक्स रेशियो है। उसके बाद आते हैं लिटरेसी रेट पर। ठीक है, लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट में क्या है, सबसे पहले पूछा जाता है कि बिहार का लिटरेसी है क्या, ओवरऑल लिटरेसी। देखिए मेल लिटरेसी फीमेल लिटरेसी दोनों अलग निकलता है, रूरल लिटरेसी अर्बन लिटरेसी दोनों अलग निकलता है। तो यहाँ पर जो लिटरेसी है कई प्रकार, कई बिंदुओं पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ओवरऑल लिटरेसी देखते हैं बिहार का क्या है, क्या चीज, ओवरऑल लिटरेसी। ओवरऑल लिटरेसी क्या है। उसके बाद पूछा जाता है कि यहाँ पर मेल का लिटरेसी क्या है। उसके बाद पूछा जाता है कि फीमेल का लिटरेसी क्या है। उसके बाद पूछा जाता है कि रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर लिटरेसी क्या है। लिटरेसी मतलब आप लोग समझ रहे हैं, साक्षरता। साक्षरता मतलब क्या होता है कि 7 साल की उम्र के बाद से यहाँ पर लोग, जो बच्चे हैं वो अपने नाम वगैरह यानी पढ़ना लिखना अच्छे से जान रहे हों, तो उसको क्या बोला जाता है, लिटरेट बोला जाता है। लेकिन याद रहे 7 साल से ऊपर, 7 साल से नीचे नहीं। ठीक है, उसके बाद अर्बन। अर्बन तो 1 2 3 4 5 तरीके के क्वेश्चन हो गए इसमें। और एक छठा तरीका पूछा जाता है अब, जो में ओवरऑल लिटरेसी है, इस ओवरऑल लिटरेसी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो फिर वही बात, मैक्सिमम और मिनिमम। डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा आप लोग, जिला। मेल में भी उसी प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम, फिर फीमेल में भी उसी प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम। फिर रूरल और अर्बन में ऐसा कुछ भी नहीं। रूरल अर्बन में देखिए पूछा तो जा सकता है कि हाँ रूरल में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है,
अर्बन में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, महिलाओं की साक्षरता दर क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी इतना डीप नहीं जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फिर भी करिए। देखिए, हमें हर एंगल से देखकर अपने टॉपिक को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आगे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए। अब तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे पूछ ले। इसमें भी आप लोग रूरल में भी मेल और फीमेल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। रूरल में भी आप लोग मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके के इतने तरीके के क्वेश्चन लिटरेसी रेट से बनाए जाते हैं। ओवरऑल लिटरेसी रेट बिहार का क्या है, ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम लिटरेसी रेट है। उसके बाद मेल लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, रूरल एरिया में कितना है, अर्बन एरिया में कितना है। मेल लिटरेसी रेट में जो मैक्सिमम है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, मिनिमम किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसी प्रकार से फिर फीमेल में मैक्सिमम किस डिस्ट्रिक्ट का है, फिर मिनिमम किस डिस्ट्रिक्ट का है। उसी प्रकार से रूरल में मेल और फीमेल का, उसी प्रकार से अर्बन में मेल और फीमेल का। तो ये हो गया आपका पूरा ब्रेकअप लिटरेसी रेट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट। इसके बाद डेंसिटी आएगा, घनत्व, जनसंख्या घनत्व, किस जिला में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर उसके बाद कौन सा आ जाता है, यहाँ पर उसके बाद आ जाता है डेंसिटी। क्या आ जाता है, डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात कि पूछा जाएगा बिहार का ओवरऑल लिटरेसी क्या है। आपको याद रहे, बिहार हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है हमारे पूरे भारत देश में, तो बिहार है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर डेंसिटी होता क्या है, आप लोगों को मालूम होगा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो एरिया क्षेत्रफल होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितने लोग रह रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको डेंसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल डेंसिटी पूछा जाएगा। उसके बाद क्या पूछा जाएगा कि मैक्सिमम डेंसिटी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। उसके बाद पूछा जाएगा मिनिमम डेंसिटी, यानी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे कम डेंसिटी है। तो बस डेंसिटी से बात खत्म, इतना सा चीज याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर देख लीजिए, अब ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, रूरल पॉपुलेशन पूछा गया है, ठीक है, और अर्बन पॉपुलेशन पूछा गया है। अर्बन पॉपुलेशन पूछा गया है। इन दोनों का रेशियो पूछा गया है कि रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन का क्या रेशियो है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया कि आज तक कितना पूछा गया है। अब क्या पूछा जा सकता है ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इसमें पूछा जा सकता है आपको कि नगरीकरण के बारे में पूछा जा सकता है, यानी अर्बनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि हमारा बिहार में सबसे बड़ा सिटी कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा सकता है कि SC ST का पॉपुलेशन कितना है हमारे बिहार में, टोटल पॉपुलेशन पूछा जा सकता है। उसके बाद SC ST के पॉपुलेशन के बाद ये पूछा जा सकता है कि हमारे बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा SC ST का पॉपुलेशन है। SC का पॉपुलेशन है और ST का, हमारे बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम SC का पॉपुलेशन है और सबसे कम ST का पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आपको
ये चीज़ें भी याद रखनी है। तो इतना सारा हो गया किसमें, पॉपुलेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पॉपुलेशन हो गया खत्म। पॉपुलेशन में इतना सा ही चीज पूछा जाएगा, इससे ज्यादा चीज आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीकल्चर, क्या चीज है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। अब समझिए एग्रीकल्चर से क्या पूछा जाता है। देखिए एग्रीकल्चर से ये सेक्शन जो है बिहार के दृष्टिकोण से, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। इसमें सबसे जो हट के जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है इरिगेशन। इरिगेशन पोटेंशियल क्या है बिहार का, बिहार का इरिगेशन पोटेंशियल क्या है। ठीक है, अब देखिए मुझे इसमें हिंदी नहीं मालूम है इरिगेशन पोटेंशियल का क्या है, लेकिन आपको इसका डेटा कहाँ पर मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर सेक्शन में जाइए और एग्रीकल्चर सेक्शन में इरिगेशन वाले यानी कि सिंचाई वाले सेक्शन में जाइए। ठीक है, वहां पर आपको इरिगेशन पोटेंशियल सीधा का सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या है इरिगेशन पोटेंशियल, बस आपको उतना सा ही दिमाग में रखना है। ठीक है, इरिगेशन पोटेंशियल के बाद आपको पूछा गया है यहाँ पर कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है बिहार का। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बिहार का क्या है, ये भी आपको बिहार का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में क्रॉपिंग इंटेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, ये दो टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक इसमें पूछा गया है कि बिहार का जो एग्रीकल्चर है उसका प्रकृति क्या है। यानी कि देखिए कई प्रकार का एग्रीकल्चर बिहार में क्या पूरे भारत में कई प्रकार का एग्रीकल्चर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर कई प्रकार के होते हैं, जैसे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है और स्लम एंड बर्ड एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो बहुत प्रकार का एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि बृहद कृषि होती है। ठीक है, कुछ कृषि ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम खाने के लिए करते हैं। तो हमारे बिहार में किस प्रकार का कृषि है, सबसिस्टेंस कृषि है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। मतलब हम सिर्फ यहाँ पर खाने के लिए यानी हम इतना उपजाते हैं कि हम सालों भर बैठकर खा सकें, तो इस प्रकार की कृषि होती है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, नेचर या टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इन बिहार। बिहार में क्या नेचर है या टाइप क्या है एग्रीकल्चर का, कृषि का, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का मेन क्रॉप क्या है, यानी कि बिहार की मुख्य फसलें क्या है। ठीक है, बिहार की मुख्य फसलें क्या है, मेन क्रॉप ऑफ बिहार, बिहार की मुख्य फसलें क्या है। देखिए 67 बीपीएससी जो अभी 8 मई को हुआ है उसमें एग्रीकल्चर सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो ये चांसेस है कि एग्रीकल्चर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। तो क्या क्या हो गया, इरिगेशन पोटेंशियल हो गया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गया, नेचर एंड टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर हो गया, मेन क्रॉप ऑफ द बिहार हो गया। ये इतना सा आप लोग लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि कल्टीवेबल लैंड क्या है, कल्टीवेबल लैंड इन बिहार परसेंटेज टर्म्स में आपको याद रखना है और एब्सोल्यूट में भी। कल्टीवेबल लैंड इन बिहार का मतलब क्या हो गया, मतलब कृषि करने योग्य भूमि बिहार में पूरे बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कृषि करने योग्य भूमि बिहार के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया। ये सब छोटा छोटा डाटा और ये सब डाटा आपको मिल जाएगा कहाँ पर,
बिहार इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। चाहे वो आप 2020-21 का उल्टाइए, चाहे वो 21-22 का उल्टाइए, चाहे वो 19-20 का उल्टाइए, आपको कहीं भी मिल जाएगा। किसी भी इकोनॉमिक सर्वे में आपको बिहार का ये सारे ही चीज़ें मिल जाएंगे और इन सब में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो फिर भी आप लोग लेटेस्ट वाला देखिएगा 2021-22 में कि इरिगेशन पोटेंशियल क्या है। अब देखिए, हो सकता है उसमें 21-22 का तो आप इकोनॉमिक सर्वे उल्टा है, लेकिन वहाँ पर डेटा दिया हो 2020-21 का, तो घबराना नहीं है। जो अंतिम डाटा दिया है 2020-21 का, आपको वही इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इरिगेशन पोटेंशियल, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, नेचर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, मेन क्रॉप ऑफ द बिहार और कल्टीवेबल लैंड परसेंटेज के अनुसार क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा जाता है यहाँ पर, अब आप लोग, अब हम अपना जोड़ते हैं कुछ यहाँ पर। देखिए एग्रीकल्चर में अब पूछा जा सकता है कि जो मेन क्रॉप है, जैसे कि राइस, व्हीट और मेज बिहार का क्या है, मेन क्रॉप है। तो बिहार में पहली बात तो आप लोग ये जानिएगा कि कितने प्रकार के बिहार में फसल उगाए जाते हैं, कितने प्रकार का फसल उगाया जाता है। उसमें से जो फसल उगाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन हो रहा है बिहार में, ठीक है। राइस का हो रहा है कि व्हीट का हो रहा है कि मेज का हो रहा है, यानी कि जो खाद्यान्न फसलें हैं उसमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हो रहा है, आप लोग ये लिखिए। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है ये बात कि अगर राइस है तो राइस का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिला में हो रहा है। देखिए मैक्सिमम 3 जिला याद रखिए, यानी कि सबसे ज़्यादा किस जिला में हो रहा है, उससे कम थोड़ा किस में हो रहा है जो दूसरे नंबर पर है, और उससे कम तीसरे नंबर पर। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर जो जिला है वो जिला आप लोग याद रखिए। उसके बाद सबसे कम किस जिला में प्रोडक्शन हो रहा है चावल का, वो भी आप लोग याद रखिए। ये 2 चीज़ हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से जितने भी क्रॉप हैं, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जो बिहार का मेन क्रॉप है, उसके बारे में आप लोग याद रखिए। सभी क्रॉप्स के बारे में याद रखने का जरूरत नहीं है, मेन क्रॉप सिर्फ बोल रहे हैं हम। उसके बाद देखिए जूट को लेकर पूछा जाता है कि बिहार में ऐसा कौन सा, देखिए रीजन भी पूछ लिया जाता है, बिहार का कौन सा रीजन है जहां पर जूट उगाया जाता है। तो आप लोग ये इस बात को समझिए। देखिए ये हो गया नॉर्थ ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो ये वाला और ये वाला जो रीजन है, क्षेत्र है, यहाँ पर जूट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। लेकिन पूछा जाता है कि ये तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम में एक और चीज पूछा जाता है कि जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिला में होता है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन जूट से लेकर पूछा जाता है कि बिहार का रैंक क्या है जूट के उत्पादन में। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन जूट को लेकर याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया क्रॉप में, मेन क्रॉप ऑफ बिहार यानी कि राइस, व्हीट यानी कि चावल, गेहूं, मक्का, ठीक है, और जूट, ठीक है। ये जूट को लेकर और ये राइस, व्हीट और मक्का, इन तीनों को लेकर जरूर आप लोग कर लीजिएगा। बाकी जब आप लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे में जाइएगा, लेटेस्ट वाले में, एग्रीकल्चर सेक्शन में, तो वहाँ पर सारा चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ आपको मिलेगा कि बिहार में कौन कौन सी फसलें हुई हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सा, यानी कि बागवानी में कौन कौन सी फसलें हुई हैं, उसमें सबसे पहले कौन सा राज्य है, ठीक है। तो ये सब आप लोग इंक्लूड कर लीजिए। मैं तो सीधा सा बोलूँगा कि एग्रीकल्चर सेक्शन में देखिए, ये आपको आइडिया देने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे तो क्वेश्चन पूछना ही है उसको, ये पूछेगा ही, लेकिन आप लोग बात समझिए, हो सकता है ना पूछे, कुछ और भी पूछ ले। तो ये तो एक आइडिया देने के लिए हम यहाँ पर आपको ये सब टॉपिक लिख रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्शन के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए सीधा आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे में जाइए, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में जाइए और उसको एक निगाह में, सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लीजिए। आपको खुद ब खुद इंपॉर्टेंट दिखने लगेगा। और क्या इंपॉर्टेंट होगा, बस मैं इतना सा बता देता हूँ, ये जितना भी चीज़ लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ क्या होगा, आप मेनली फसल के बारे में देख लीजिएगा, जितने भी प्रकार के वहाँ पर फसल होंगे वो किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा फसल होता है वो वाला, ठीक है। और बिहार में उसका कितना प्रोडक्शन हुआ है और बिहार किस रैंक पर है। अगर चावल का प्रोडक्शन हो रहा है तो बिहार किस स्थान पर है चावल के प्रोडक्शन में ऑल ओवर इंडिया में। तो आपको ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्शन से करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 2 टॉपिक हो गया किसमें, आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में, एक हो गया पॉपुलेशन और दूसरा हो गया इरिगेशन। अब है मिनरल्स, जो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तीसरा टॉपिक है मिनरल्स।
क्या है? खनिज। खनिज, ठीक है, मिनरल्स। अब मिनरल्स में क्या पूछा जाता है? बिहार में जितने खनिज है, वैसे तो जब हमारा बिहार 2000 ईस्वी में झारखंड से अलग हुआ तो छोटा नागपुर प्लेटू का मैक्सिमम भाग जो है वो कहाँ चले गया? झारखंड में चले गया। और जब वहाँ पर चले गया तो हमारा जितना भी मिनरल्स था, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स बिहार में हुआ करते थे, वो सब मिनरल्स कहाँ चले गया? झारखंड। बिहार में अब एक छोटा सा, एक बोले ना, एक पट्टा सा सिर्फ साउथ में जो छोटा नागपुर प्लेटू का उत्तरी वाला भाग बचा है वो बिहार में इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे तो मिनरल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी होते हैं आपको लिखना है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोल, यानी कि कोयला। बिहार में ये कहाँ पर होता है? आपको क्या याद रखना है? बिहार का स्थिति कोयला के उत्पादन में क्या है? रैंक क्या है बिहार का कोयला के उत्पादन में? बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है? और बिहार ने 2021-22 में कोयला का कितना उत्पादन किया है, आपको ये भी याद रखना है। तो कौन कौन सी बातें? पहला, इसका टोटल प्रोडक्शन, मतलब कुल उत्पादन इसका कितना हुआ है। उसके बाद इसका कोयला का रिजर्व कहाँ है बिहार में, अगर कोई है तो इसका रिजर्व कहाँ पर है बिहार में। उसके बाद मैक्सिमम किस डिस्ट्रिक्ट में इसका उत्पादन किया गया है, तीसरा बात। चौथा, कोयला के उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? कोयला के उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? तो ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 चीज आपको याद रखना है, ठीक है। मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स आप पढ़ेंगे, मेनली तो जो मेन मिनरल्स, जैसे कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, कोल, आयरन ओर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर माइका। ये किस रीजन में पाया जाता है आपको ये भी याद रखना है। जैसे कोयला है, बोले ना कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद किस जगह पर कोयला पाया जाता है बिहार में, कोयला का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है बिहार में, वो भी याद रखिएगा। उसी प्रकार से आयरन ओर के लिए, उसी प्रकार से माइका के लिए, ठीक है। बिहार में क्या कहीं पर गोल्ड माइंस है क्या? बिहार में गोल्ड माइंस कहीं पर है क्या? अभी इधर ही न्यूज आया था, एक न्यूज आया था कि जो भारत सरकार है उसने बिहार में गोल्ड के खनन के लिए मंजूरी दे दी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि बिहार में अभी सोने का खनिज कहाँ पर, यानी कि सोने का खदान कहाँ पर मिला है, ठीक है। और उसको मंजूरी भी मिल गई है खुदाई करने के लिए, ठीक है। तो गोल्ड खनिज आपको याद रखना है। और उसके बाद कॉपर, क्या बिहार में कॉपर वगैरह उगाया जाता है, मतलब इसका प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है। इसके अलावे आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या बिहार में जो पेट्रोलियम है, क्या इस पेट्रोलियम का भी उत्पादन होता है? क्या बिहार में सीमेंट का उत्पादन होता है? तो आपको ये सब जो इंपॉर्टेंट है, खास करके कोल, आयरन ओर, माइका, गोल्ड, कॉपर, एक माइका से तो इस बार क्वेश्चन भी आया था। तो ये जो कम से कम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, कोल, आयरन ओर, माइका, गोल्ड, कॉपर, ये सब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और बाकी और भी जितने बिहार में इंपॉर्टेंट आपके पास जो भी सोर्स है ज्योग्राफी का, या तो अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आप लोग बस इकोनॉमिक सर्वे में जाइए, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। या तो कोई सोर्स है यदि आपके पास, यदि कोई पुस्तक आपके पास है जिसमें कि अच्छे से दिया हुआ है, तो मिनरल्स आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिए। खास करके ये कोल, आयरन और माइका, गोल्ड और कॉपर, इतना सा तो 100% कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिनरल्स खत्म हो गया। ठीक है। मिनरल्स के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ जाता है, मिनरल्स के बाद जो सबसे ज्यादा आ जाता है, सबसे पहले कौन सा था? पॉपुलेशन था। पॉपुलेशन के बाद कौन सा हो गया? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद मिनरल, और मिनरल के बाद इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज।
इंडस्ट्रीज इन बिहार। बिहार में इंडस्ट्रीज यानी कि बिहार में कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता है। जैसे एक क्वेश्चन आया है, भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बिहार में कहाँ पर है, ठीक है। फिर सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में आया, जो जो आया मैं आपको लिख देता हूँ। भारत वेगन वाला आया है, भारत वेगन वाला आया है, ठीक है। सिल्क टेक्सटाइल को लेकर आया है, सिल्क टेक्सटाइल को लेकर आया है कि भारत में कौन सा हब है सिल्क टेक्सटाइल का, यानी कि सिल्क से बने कपड़ों का, ठीक है। उसके बाद बिहार में फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पर है, ठीक है, यानी उर्वरक प्लांट कहाँ पर है बिहार में, फर्टिलाइजर प्लांट। आप लोगों को ये याद रखना है, इसमें देखना है। उसके बाद स्टील प्लांट बिहार में अगर है तो, देखिए ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि 2000 से भी पहले आया है, जब हमारा बिहार अलग नहीं हुआ था। यदि बिहार में कोई स्टील प्लांट है तो। उसके बाद शुगर मिल बिहार में, बिहार में शुगर मिल क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे पहला शुगर मिल कहां पर एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। उसी प्रकार से पूछा जा सकता है बिहार में सबसे पहला शुगर मिल कहां पर एस्टैब्लिश किया गया था। फिर आ जाता है जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, ठीक है। कौन कौन सा हो गया यहाँ पर आप देखिए, स्टार से मैं इसे अलग कर देता हूँ, आप लोग आराम से इसको लिखिए और समझिए बात को। भारत वेगन वाला ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा गया था। सिल्क टेक्सटाइल के लिए कहाँ पर है, फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पर है बिहार में, स्टील प्लांट कहाँ पर है, शुगर मिल कहाँ पर, जूट इंडस्ट्री कहाँ पर है, और उसके बाद वुड का इंडस्ट्री यानी फर्नीचर वाला, बिहार में वुड इंडस्ट्री कहाँ पर है। अभी इधर न्यूज में था टी को लेकर कुछ किया जा रहा था, तो बिहार में क्या टी का कहीं पर प्रोडक्शन होता है, चाय का, तो ये आप लोग जो है इसमें एग्रीकल्चर वाला में इंक्लूड कर लीजिएगा कि बिहार में चाय का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर होता है। और अभी न्यूज़ में भी था कि बिहार में कई जगह पर एप्पल लगाए जाएंगे, यानी कि सेब लगाया जाएगा, तो ये सेब वाला भी कर लीजिएगा। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी कि हॉर्टिकल्चर सेक्शन जो है, यानी कि बागवानी खेती जो है, उस पर बहुत सारा ध्यान दे रही है। तो उससे रिलेटेड जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं बिहार सरकार के द्वारा, आप लोग वो योजना भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बिहार में ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, तेल शोधक कारखाना, ऑयल रिफाइनरी यानी कि तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है बिहार में, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हो गए। और भी यहाँ पर इंडस्ट्री है, जैसे कि दिया सराय इंडस्ट्री बिहार में कहाँ पर है, बिहार में सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर है, ठीक है। ये तो हमने लिखे, यहाँ पर लिख लीजिए बिहार में सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया है। बिहार में सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर है। उसके बाद बिहार में पेपर इंडस्ट्री कहाँ पर था, ये पूछा जाता है। बिहार में गन फैक्ट्री कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ आप लोग जो है, बिहार में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप लोग ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रीज इन बिहार में। आप ये सब टॉपिक तो 100% करिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। और नया जो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके लिए आपके पास जो भी सोर्स है उसमें जो इंडस्ट्रीज वाला सेक्शन है उससे जाकर आप याद कर लीजिए। 2 से 3 बार पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा कम से कम। अगर आप लगातार 4-5 दिन तक एक ही चीज़ को पढ़ते रहते हैं ना, तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। और देखिए, हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हों यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हो, जिसको कि याद करने का बहुत बड़ा इशू होता होगा। तो आप लोग एक बात समझिए, देखिए हम लोग एग्जाम में जब जाते हैं ना, प्री के एग्जाम का नेचर को समझिए। प्री के एग्जाम में जो वो 4 ऑप्शन है ना, उसको रिकॉग्नाइज करना है, मतलब हमको पहचानना है वो 4 ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि एकदम रट करके जाना है हमको। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, पहचानना है उसको। तो पहचानने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हम कहें अपने पिताजी को आप पहचानने के लिए क्या किए। अरे भाई, आप बचपन से अपने पिताजी को देखे हैं, अपनी माताजी को देखे हैं, अपने बहनों को, अपने भाइयों को आप बचपन से देखे हैं, अपने दोस्तों को बचपन से देखे हैं, तो आपका जो आँख है ना, उस चीज़ को पहचान।
तो इस प्रकार से आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, मतलब आपको पहचानना पड़ता है। जैसे अपने पिताजी को आप बार बार देखते हैं तो आपका आँख उसको पहचान लेता है। उसी प्रकार से जब आप चीज़ों को बार बार अपने आँखों के सामने से निकालिएगा, अपने नोट्स को बार बार अपने आँखों के सामने से निकालिएगा, तो आपको क्या होगा ना कि आपके आँख को आपके दिमाग को उसकी पहचान हो जाएगी और उस 4 ऑप्शन में वो जल्दी पहचान पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करने से बच जाएंगे। तो चलिए कुछ टॉपिक बचा हुआ है, जैसे कि एनर्जी है। एनर्जी सेक्शन से अभी तक हम इंडस्ट्री तक बता चुके हैं। एनर्जी सेक्शन से आपको कुछ नहीं, बस पूछा जाएगा कि बिहार का पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन क्या है, ये एक हो गया। दूसरा पूछा जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से देखिए नेशनल हाईवे के बारे में पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे का बिहार में लंबाई कितना है और कितना नेशनल हाईवे बिहार में है। उसके बाद पूछा जाता है कि रोड लेंथ कितना है और रोड डेंसिटी कितना है। स्टेट